नॉर्मल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार, सुआगत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आ जाइए मेरे भांजे भांजियों, आ जाओ है ना। कल से जो है वो हमारा रिश्ता चेंज हो चुका है और अब जो है सर की जगह मामू। ठीक है, सही है ना। MAM लिख रहे थे तो मैंने एक ए और ऐड कर दिया, अब ठीक लग रहा है ना। MDM में तो नहीं बोल रहे कहीं ऐसी सब चीजों से दूर रहना भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल फिर तुमने बनाया क्या माहौल मोहल्ले में कि भाई ध्यान से, थोड़ा सा मामा के पास डिफेंडर है हमारे, आ जाओ भाई, चाय भी हो जाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मामू यस, गोलू मामू। अबे गोलू का यार, सीधा मामा, ठीक है ना। तो स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। फ्लेक्स किया तो कल तुमने क्या अपना सीसी बताओ कि सबसे पहले जाके मम्मी को ही बोलो। मम्मी कहेंगी ये कौन सा भाई है मेरा जिसको पता ही नहीं, जिसका पता ही नहीं है कि इसका डिफेंडर है। हाँ, अरे ये क्या हो गया। आप बोल सकते हो, बोले DM करो हमें, बोलते ना DM बोले अब DM करो, काहेगा DM बोले डिफेंडर मामू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ बेटा, स्टूडियो नया है। हेलो, हाँ जागो मैं आया हुआ हूँ अभी पिगासस में ही। तू कितने बजे फ्री होगा? बस ठीक है, फिर 6 बजे तक तो हो जाएगा। कोई नहीं, 6 बजे मिल लेंगे। एक भी मिनट का ब्रेक नहीं है। ठीक, हाँ 7 नंबर में। हाँ, एक्चुअली आज मैं यहाँ से क्लास ले रहा हूँ ना, ऑफिस से, तो नीचे गाड़ी देख देख के लोग फ़ोन कर रहे हैं। एक दोस्त भी है, बचपन का जो दोस्त है, जब स्कूल टाइम में जो साथ में हम लोग शरारतें करते थे, तो वो दोस्त यहाँ पर भी PW में ही पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अभी उसका फ़ोन आया था, बोले कहाँ पर तू, गाड़ी खड़ी है नीचे मैं कहा आज मैं ऑफिस आया हुआ हूँ, ऑफिस आया हुआ हूँ। तो मैं कहा मिलेंगे ब्रेक में। अब 6 बजे मिलने की बात हुई है। चलिए, चाय हो चुकी है खत्म और लेक्चर को किया जाए शुरू। तैयार हैं आप लोग? नहीं नहीं, डूडी नहीं, दूसरे हैं जयंत सरदाना सर हैं, जो कि पाठशाला में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ वो बचपन के दोस्त हैं, और इनफैक्ट उनके साथ तो दोस्ती इतनी गहरी है कि जब मैं हॉस्टल में था, तो जैसे ऐसा होता है ना कि हॉस्टलर जो होता है, जो हॉस्टल में रह रहा है, वो कैंपस छोड़ के नहीं जा सकता स्कूल का। और कैंपस छोड़ के जाता है तो गार्ड जो होते हैं ना, गार्ड वाले भैया, वो ध्यान रखते हैं कि इसके हाथ में कोई बैग या थैला तो नहीं है, कहीं घर ही चला जाए। तो मेरा बैग ले जाने का काम, जैसे मेरे को अगर मान लो किसी दिन घर जाना हो चोरी छिपे, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे होते थे, रोज थोड़ी ना चेकिंग हो रही है, इतना रिस्क ले लेते थे अपने बचपन में ही। तो मैं क्या करता, खेलने के बहाने ये आता था शाम को स्कूल में, हम दोनों खेलते, और 7:15 बजे की ट्रेन होती थी मेरी वहां से अपने घर के लिए। और पहले तो ट्रेन में बिना टिकट के ही बैठते थे यार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको बैग दे देता अपना, मैं कहा ये बैग ले जा तू, तो इसको तो कोई रोकता नहीं क्योंकि ये तो डे स्कॉलर था। तो ये मेरा बैग ले जाता, इसके पीछे पीछे मैं गार्ड को बस ये बोल के कि 5 मिनट इस दुकान तक जाके आ रहा हूं, उसके बाद में गायब घर। अगले दिन सुबह सुबह वहां से एक ट्रेन आती थी, ट्रेन पकड़ी। ठीक है, और फिर जब सारे बच्चों की एंट्री हो रही होती है स्कूल में, मेन गेट से वैन वगैरह आई होती हैं, उनके बीच में मैं भी मैं भी घुस गया। नहीं नहीं, ये हॉस्टल्स की बात बता रहा हूं मैं, चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं की, ये उन दिनों की बातें हैं।
है ना। चलिए स्टार्ट करें। तो टुडे इज लेक्चर नंबर 9। एवरीथिंग इज फाइन। अरे मजा आ जाएगा, घबराइएगा नहीं प्लीज। एक तो भाई यहां पर कौन है, ये रंगों का सिलेक्शन बहुत ही खराब है। अपना घर वाला स्टूडियो सही रहता है, एकदम रंग कोई छेड़ता ही नहीं। यहां पे भैया रंग वंग छेड़ रखा है, मोटा पतला सब कर रखा है। डिफेंडर की पार्टी, ओ माय गॉड। डिफेंडर की पार्टी ना मांगो मुझसे, मेरे पास पैसे नहीं है। जितने थे वो बैंक वाले ले गए और जितने आएंगे वो बैंक वाले ले जाएंगे। बस दर्द बहुत है सीने में, रो नहीं रहा हूं। दर्द बहुत है सीने में, बस रो नहीं रहा हूं। है ना। तुम्हें क्या पता है रातों की नींद हराम हुई है, आजकल सो नहीं रहा हूं। आ जाइए, ये ठीक है। कॉमन रूट कंडीशन की बात करेंगे, बट कॉमन रूट कंडीशन पे आगे मूव करने से पहले अब देखो, अब सीरियस हो जाओ। मामा की बात मानोगे ना, सामने देखो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सर हमने क्वाड्रेटिक की रेंज की बात की। अब सर रेंज में मुझे आप बताना कि अगर रेंज के लिए कोई बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या ऑलवेज एप्लीकेबल है? डायरेक्ट फॉर्मूला किस केस में लगेगा? लेक्चर 11 पागल वागल है क्या? 9 है आज लेक्चर। डायरेक्ट फॉर्मूला किस केस में लगेगा, जल्दी से बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला किस केस में लगेगा? सर व्हेन x बिलोंग्स टू r, जब x सारी रियल वैल्यू हो और y किसी क्वाड्रेटिक के बराबर हो, तब सिर्फ उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। व्हेन x बिलोंग्स टू r, जब x बिलोंग्स टू r हो। फिर बात करते हैं अगर रेंज निकालनी हो और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो। अब कितने लोगों को पिछली क्लास में तो हो सकता है ये शब्द आपको नया लगा हो, रेस्ट्रिक्टेड। तुम्हारे मामा की इंग्लिश तो भाई साहब। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब कि x की कुछ वैल्यूज दे रखी है, मान लेते हैं सर x1 से लेकर x2, ऐसा कुछ दे रखा है। इस इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। इस केस में मुझे बताओ, इस केस में रेंज कैसे निकालें किसी क्वाड्रेटिक की? तो सर यहां से हमारे पास में दो रास्ते निकलते हैं। इधर उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो और फिर एलिमेंट्री मेथड लगा दो। एलिमेंट्री मेथड समझ में आता है कि अगर x यहां से यहां आए तो x माइनस समथिंग कहां से कहां होगा, उसका स्क्वायर कहां से कहां होगा, प्लस कहां से कहां तक होगा। उसके बाद में मैं यहां पर आया, या फिर आप ग्राफिकली जा सकते हो। बोलो भाई, क्या ये दोनों ही बातें समझ में आती है? दो तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एलिमेंट्री मेथड लगाओ, इधर ग्राफिकली जाओ। क्या ये बात क्लियर है? तो बस सर यही हमने दो चीजें लास्ट क्लास में देखी थी। और क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन ये रही। 3 सवाल दिए थे, तीनों के आंसर्स ये रहे बेटा, आराम से देख लीजिए और मुझे बताओ कि किसमें डाउट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ इनमें से कौन से में डाउट है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में से कोई एक बताऊंगा, सर्वसम्मति से बता दीजिए कौन सा बताना है, वही बता दूंगा। और तीनों ही नहीं बताने, अगर आपके आंसर मैच हो गए, दैट वाज योर होमवर्क। आई होप आप ये होमवर्क वाला क्वेश्चन करके आए होंगे। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 में लगे हुए हैं यार। अबे थर्ड वन सबसे आसान है। अबे बदतमीजों, देखो इधर सर ये क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है, पावर जुड़ जाती है जी। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए t बोल दिया, दैट मींस 4 की पावर x क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा t स्क्वायर। देखता रहे, अब सारी बता रहा हूं, मामा बनाया है, अब तुम लोगों को नाराज भी नहीं कर सकता ना। अब ये क्या होगा, हाँ 5t स्क्वायर, क्योंकि आपने 2 की पावर x को t बोला, आपने 2 की पावर x को t बोला, सामने देखना, हेलो 2 की पावर x को t बोला, दिस इज 5t स्क्वायर। सर ये कितना लिखा हुआ है, दिस इज 8, और यहां क्या लिखा हुआ है, दिस इज t प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास में ये हो गया। अच्छा, मैंने जिसको t बोला है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैंने जिसको t बोला है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है सर हमेशा पॉजिटिव होता है। एनीबडी एनी हैविंग डाउट, एनीबडी एनी हैविंग डाउट
कि इसके बगल में आप ये मेंशन जरूर करोगे कि t 0 से इंफिनिटी है। रीजन बीइंग क्योंकि 2 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, इसकी जो रेंज होती है ये कभी नेगेटिव नहीं होता और कभी जीरो भी नहीं होता। अब ठीक है, अब इसका ग्राफ बना ले यार, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कहां जरूरत है। तो मैंने कहा देख, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने इसका वर्टेक्स निकाल दिया। सिर्फ वर्टेक्स क्या आएगा, -b अपॉन 2a, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -d। d कितना है सर, b स्क्वायर -4a इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 4a। सर 64 माइनस 20 44/20, आगे माइनस साइन, और ये आ जा रहा है सर हमारे पास में -11/5। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ जा रहा है 8/10, वापस -b/2a 4/5, और सर ये आ रहा है -11/5। बोलो भाई, ठीक है, अरे बोल, यहां तक क्लियर है। अब जरा देखना, मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा इसका। सर वर्टेक्स लोकेट कर लेते हैं, 4/5 यहां कहीं होगा और -11/5 यहां कहीं होगा। ये आया सर वर्टेक्स, और आप सकते हैं देख पा कि अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये पूरा आ जाएगा सर 1। t की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये 1 आएगा, मतलब ग्राफ 0,1 से पास कर रहा है। तो लो भैया, ओपनिंग अपवर्ड एक पैराबोला बना दे, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड एक पैराबोला बना दे। अब रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्या सीन है सर, ये वाली जो एक्सिस है ऑब्वियसली अब ये एक्स एक्सिस नहीं, अब ये टी वाली एक्सिस है, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक टी के टर्म्स में लिखी हुई है। अब जरा देखना, ये ठीक है, अब आप जो ले रहे हो टी वो 0 से इंफिनिटी ले रहे हो, ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी। तो मैंने कहा ग्राफ कितना बनेगा सर, ग्राफ इस एक्सिस के ऊपर जितना आ रहा है वो, कितने लोगों को आंसर दिखाई दिया सर, ग्राफ बनेगा इतना, ओपन यहां पे हॉलो सर्कल से लेकर ये पूरा। अब मैंने पूछा वाई एक्सिस कवर्ड बता दे भाई, तो सर वाई एक्सिस कवर हो रही है ये सर, इसके बगल में ग्राफ है डार्क सर्कल, यहां पर इसके बगल में सर दो जगह ग्राफ है डार्क सर्कल, यहां पर हॉलो है बट इसके बगल में यहां तो ग्राफ है, यहां पर भी डार्क सर्कल। -11/5 से लेकर इंफिनिटी, ये रेंज आ तो गई। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कहां फंसे इसमें भाई, इसमें कौन सा अटकने वाला पॉइंट था, ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं भाई क्या दिक्कत आई, क्योंकि ये बहुत ही सटीक सवाल था। पार्टी बाद में मांग लेना, पहले ये देख ले, तू पार्टी में ही रह जाएगा, बाकी लोग आईआईटी वाली पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, वो सबसे बढ़िया होती है। हाँ डार्क डार्क मत बोलो, पूरा बोलो, डार्क सर्कल आएगा यहां। कहां फंसे ये बताओ, समझ ही नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया भाई। अच्छा तुम्हें ये लगा ये डेसिमल है, हे भगवान हे भगवान, इतने तुमने तो मामा मान लिया मुझे। अबे ये लिखा हुआ है बदतमीजों, डॉट का मतलब है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, दैट इज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अब ठीक है, अब ये दूसरे वाला भी बताना है अबे यार मतलब हद होती है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, मामू अच्छे मूड में है, जो मांगोगे सब मिलेगा पार्टी को छोड़कर। देख भाई, इस पूरे में मैं किसको टी बोलने वाला हूं, x + 1/x को टी बोलने वाला हूं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट नंबर 2, देखता रहना। x + 1/x को टी बोला तो ऑब्वियसली सर इसकी रेंज होती है -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, SMG है ना। तो जब इसको टी बोला तो SBS कर दू दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/x² + 1/x² + 2, एक कह रहा डिफेंडर दे दो साथ में मेरे प्राण भी ले ही जाना। एक बच्चा कह भी रहा था सर अब आप भी ऐसे बोल दो कि गिव अवे कर दूंगा जिसकी रैंक 1 आएगी। देख यार अबे बदतमीजों सुधर जाओ यार। एक बच्चा बोल भी रहा था कि सर अब आप भी, जैसे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ना कि मैं ये दे दूंगा मैं वो दे दूंगा, अब आपने डिफेंडर ले लिया, आप बोल दो कि जिसकी रैंक 1 आएगी उसको मैं डिफेंडर दे दूंगा मैंने कहा जिस दिन दूंगा ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं दूंगा, दे दूंगा,
बट जैसी मैं मेरे हाथ से चाबी छूटेगी पता चला वहां पर एक जिंदा लाश पड़ी हुई हो अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। चलिए सर, ये वाली चीज अगर आप इसको टी बोलते हो तो ये वाली चीज टी स्क्वायर माइनस टी है, तो ये बता दो फंक्शन क्या बन जाएगा। सो दिस फंक्शन विल कन्वर्ट इनटू, मतलब इसकी जगह वाई लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 और इसकी जगह टी माइनस 6। सर ये आ रहा है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 8 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 8 आ रहा है, और टी रियल नंबर नहीं है दोस्तों, टी है माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ग्राफ बनाना जरा इसका ग्राफ नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकते हैं सर। इसका वर्टेक्स निकालो, -b/2a और माइनस डी कितना है भाई, b² -4 a इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 4a 32, दैट इज -33/4, है ना, -33/4 आ रहा है। और सर ये वाली वैल्यू आ रही है +½ देखना जरा वर्टेक्स सही निकला क्या। ग्राफ बना लेते हैं, आ जाओ, ठीक है सर। ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, 0 पर वैल्यू आ रही है -8, ठीक है। ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, 0 पर वैल्यू आ रही है -8, वर्टेक्स यहां कहीं है 1/2 और -33/4, ठीक है। अब ओपनिंग अपवर्ड बना दे भाई, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है सर, ऑब्वियसली दिस इज -8, क्लियर है। आराम से देखना ये ग्राफ कैसे आया, वर्टेक्स कैसे आया, हे भगवान इतने डाउट पूछेगा, ना 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 ना, ये ठीक है। यहां तक एसएमजे लिखकर भेजो कि हां सर ये क्लियर हो गया, उसके बाद में ओपनिंग अपवर्ड बिकॉज टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, टी की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू -8 आ रही है तो 0, -8 से पास करेगी। अब मैंने कहा देख इसकी वैल्यू मुझे फटाफट बता दे जब टी की वैल्यू -2 आ रही है। इफ आई पुट टी इक्वल्स टू -2 तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखना, 4, यहां पे 4 और -2 6 में से 2 गया, 6 में से 8 गया -2। टी की वैल्यू -2 रखने पे सर ये भी -2 आ रहा है, और फिर एक बार इसमें टी की वैल्यू 2 रख दे। अगर मैं टी की वैल्यू 2 रख दूं तो वाई कितना आ रहा है, 4 -2 2 में से 6 गया, सॉरी 2 में से 8 गया तो -6, ये ठीक है। अब जरा देखना -2 पर वैल्यू आ रही है बेटा -2 और 2 पर वैल्यू आ रही है -6, तो 2 पक्का यहां कहीं होगा। ये वाली वैल्यू होगी सर -6, ठीक है ना, देखते रहना आराम से। अब आप एक्स एक्सेस का कितना पोर्शन इस्तेमाल कर रहे हो सर, -इंफिनिटी से लेकर -2 क्लोज, फिर 2 से लेकर इंफिनिटी, तो ग्राफ का कितना पोर्शन बनेगा जितना इसके ऊपर लाई कर रहा है, यहां से लेकर सर यहां तक, फिर यहां से लेकर सर यहां तक। ये वाई एक्सिस का कितना पोर्शन कवर कर दिया इस पूरे ने मिलकर, वाई एक्सिस का हाउ मच पोर्शन कवर्ड, तो -6 से लेकर क्योंकि -6 से लेकर इंफिनिटी, तो रेंज कितनी आ गई भाई, -6 से लेकर इंफिनिटी। एकदम क्लियर है तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। हाँ एलिमेंट्री मेथड से भी कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए प्लीज। और जो लोग बोल रहे हैं कि सर यहां पे +33/4 आएगा वर्टेक्स में, तो बेटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में हर बार गलती होती है, आप गलत कर रहे हैं, फिर एसएमजे लिखकर भेजो। हाँ EDCLR सही है ये, तो ये तो सवाल हो जाना चाहिए था यार, ये तीनों मैं होमवर्क मान के चल रहा था। आ जाइए सर, रैशनल फंक्शंस की रेंज आपने हमें बताई कि y बराबर, अगर सामने देखना ax प्लस बी हो और डिनोमिनेटर में cx प्लस डी हो, तो पहले डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू, लिखना नहीं है ये ऑलरेडी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर्स, बस जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो वो घटा दो, और रेंज विल बी y बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर्स जहां पर जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो घटा दो। ये क्लियर है ना।
अब जरा देखना फटाफट पहले वाले का डोमेन और रेंज बता दो। सर पहले वाले की डोमेन हमारे पास में आ गई कि x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, इसमें से -4 हटाना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर -4 पे 0 हो रहा है। एंड y बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर माइनस जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो है, ऊपर 3 नीचे 1, 3/1 3 होता है। ठीक है, पहले वाला हो गया। ठीक है, तो रेंज आ गई हमारे पास में r-3। क्लियर है भाई? आ जाइए। फिर जो दूसरे वाला सवाल है उसमें क्या है, सर अगर हम डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर माइनस जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो 7/2 नहीं है बेटा, 2/7 है। आंखें खोल के काम करना। और y की वैल्यू दैट इज r बिलोंग्स टू x के कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो ध्यान से देखा, ऊपर x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे -7 है, तो 1/-7 इज -1/7। ठीक है भाई? तो सर ये पहला भी हो गया, ये दूसरा भी हो गया। ठीक है, आ जाइए। अब आ जाइए सर तीसरा। सर इसको थोड़ा सा रीराइट कर लिया। ठीक है, मतलब इसको हमने देख लिया लीनियर अपॉन लीनियर है ना, तो इसको एक काम करो, 0 × x + 4/3x + 8 लिख दो। ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें डोमेन की बात करूं तो x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर्स जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है दैट इज -8/3, और जिस पर r में से क्या घटाना है सर, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो दैट इज 0/3, वो होता है 0, तो r में से 0 घटाना है। r में से क्या घटाना है? 0। यस। अब कुछ बच्चे इसका रियल नंबर, इसका आंसर लिख देते हैं r। क्यों? क्योंकि कुछ माइनस ही नहीं करना है। गलत बात है ना? हां। अब इसके आगे वाले जो 2 केस है वो थोड़े सोचने वाले हैं। चौथे पार्ट पे आता हूं, ध्यान सुनना। चौथा इज नॉट द फॉर्मेट। ठीक है, चौथा लीनियर अपॉन लीनियर नहीं है, वो बेसिकली सिर्फ लीनियर है। ध्यान से देखो वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ है ना सर? वो लिखा हुआ है 4x/4 दैट इज x + 5/4। और सर ये क्या होता है? y बराबर x + 5/4। ये एक स्ट्रेट लाइन आती है ना? हाँ, इसका जवाब भी बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, इसका जवाब भी कि जैसे मैंने यहां पर न्यूमरेटर में 0x + 4 लिखा ना, तो डिनोमिनेटर में भी वो 0x + 4 लिख देंगे। और फिर बोलेंगे कि सर डोमेन तो सारे रियल नंबर्स, क्योंकि डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं रहा। बट वो रेंज में से पता क्या बोलेंगे? r- नॉट डिफाइंड। गलत बात है ना? आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है ऐसा, और हमें पता है सर ये एक बनती है स्ट्रेट लाइन। बचपन में देखी थी। क्या आप इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हो? हाँ सर, कि जब आप x की वैल्यू -5/4 लोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी, इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई। ठीक है, हाँ है ना? ये कैसी स्ट्रेट लाइन आएगी सर? इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई। ठीक है, अब मुझे बताओ पोर्शन ऑफ x एक्सिस कवर्ड, x एक्सिस का कितना पोर्शन कवर हुआ सर? सारा। तो सर पोर्शन ऑफ x एक्सिस कवर्ड दैट इज डोमेन x बिलोंग्स टू r, पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड दैट इज y बिलोंग्स टू r। तो इसकी डोमेन क्या है? सारे रियल नंबर सर। ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई, समझ गए? तो इसको ध्यान से ध्यान दिया तो मतलब कांस्टेंट अपॉन लीनियर में बादल बना के लिखने वाली बात कि कांस्टेंट अपॉन लीनियर में हम ये चीज करते हैं, बट लीनियर अपॉन कांस्टेंट इज बेसिकली लीनियर, और उसकी डोमेन और रेंज दोनों ही आर होती है। कैसा लगा? अब आते हैं सर पांचवें पर, और पांचवा थोड़ा सा गजब चीज है। y बराबर दिस इज 2x - 5 होल डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर मैं चाहूं तो 3 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, या इनफैक्ट -3 कॉमन ले लिया, तो ये भी 2x - 5 ही बचा। ठीक है ना? क्योंकि जो आपको एक्चुअली दे रखा था वो क्या था? y बराबर 2x - 5 अपॉन 15 - 6x था, यही था ना? तो डिनोमिनेटर से मैंने -3 कॉमन लिया तो ये आ गया। अब आराम से देखना कि ये क्या है, क्या ये सच में लीनियर अपॉन लीनियर है? तो आंसर इज सर नो। तो डोमेन निकालने से पहले तो हम फंक्शन को टच भी नहीं करते, तो डोमेन आ जाएगी सारे रियल नंबर्स जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो दैट इज 5/2, है ना? जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो दैट इज 5/2। पहले आप ये हटा दो। अब आपको पता चल गया कि x 5/2 को छोड़कर कुछ भी है,
तो मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर है और ये भी एक नॉन जीरो नंबर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। याद आया, रेंज निकालने से पहले आप हमेशा सिंप्लीफाई करते हो। डोमेन तो बिना छुए, मतलब सर ये फैक्टर आप उड़ा नहीं सकते, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 5/2 पे जीरो हो रहा है, रियल नंबर्स में से घटा दिया। एक बार डोमेन निकल गई, अब इसको काटो, क्योंकि रेंज निकालने से पहले हमेशा सिंप्लीफिकेशन। y हमेशा एक ही नंबर के बराबर आ रहा है, तो अब जो इसकी रेंज लिखी जाएगी वो ऐसे लिखी जाएगी बेटा, दैट इज y बिलोंग्स टू ओनली सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट इसकी रेंज में है। और आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप देख सकते हो, इसमें कोई भी x की वैल्यू रख, इसको छोड़कर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा -1/3 आएगी। चाहे तो इसमें 0 रख, 5 रख, 11 रख, 13/6 रख, रूट रख, पाई रख, जो रखना है रख, ये सारा का सारा हमेशा -1/3 आएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आई? ऐसे मुझे लिखकर भेजो। और जो लोग लिख रहे हैं कि सर r -1/3, तो ये जवाब गलत है कि आप ये बोल रहे हो कि सारे रियल नंबर्स में से सिर्फ -1/3 घटा दो ना भाई। तो इसमें कोई भी x रख के देखना, रख के तो देख, 0 रख के देख एक बार, क्योंकि देखो 5/2 नहीं रख सकते तो 0 तो रख सकते हो। 0 रख के देखोगे कितना आएगा, -1/3। इसमें 5 रख के देख, पूरे में 5 कितना आएगा, -1/3। इसमें 7 रख के देख कितना आएगा, -1/3। इसमें √2 रख के देख कितना आएगा, -1/3। तो y हमेशा एक कांस्टेंट एलिमेंट के ही बराबर आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो r -1/3 दैट इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो सारे केसेस हमने कवर किया। आई बिलीव सबको सारे समझ में आए होंगे, है ना? क्लियर है? अरे वाह, ओके मामू। अब बात करते हैं इस सवाल की। अच्छा, इस पे जाने से पहले इस सवाल का जवाब MDH लिखकर भेज दो। ये डिब्बी था, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? रेंज इजी पीजी। जल्दी से, कि क्या सभी का ही इस फंक्शन की रेंज यही आ रही है क्या? मैच कर लीजिए प्लीज, सारे आंसर लिख के लाओ। -3/2 से लेकर 11/6, -3/2 से लेकर 11/6। ठीक है, तो ये तो डन हो गया सर। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली डन 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 डन। ठीक है, y के बराबर मानना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम इस सवाल पे। हाँ, यस मामा जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, मैच हुआ। जी एडवांस का सवाल था, ध्यान रखना, कर दिया, कुछ भी नहीं है सर, प्रोसेस को फॉलो किया। अब आते हैं सर इन सवालों पे, इन दोनों पर। पहले मैं फोर्थ वाले से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहले मैं फोर्थ वाले से स्टार्ट करता हूं। फोर्थ वाले की रेंज तो आपको ऑलरेडी पता ही थी कि y बराबर आप चाहे x + 1/x लिखो, या फिर आप y बराबर x² + 1/x लिखो। और सर इसकी रेंज आपने हमें याद करवा रखी है, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, है ना? अब क्या ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है कि सर हां, ये ऊपर एक क्वाड्रेटिक, नीचे एक लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर बन रहा है, तो जो आपने प्रोसेस बताई वो हम लगा सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई किया सर, ये हो जाएगा xy बराबर x² + 1, सारी टर्म्स एक तरफ, x² - yx + 1 = 0। ठीक है ना? अब जरा देखना सर, इस क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, d > 0, तो d कितना आ जाएगा सर, दैट इज -y² - 4 a × c > 0, दैट इज y² - 4 > 0। इस पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे सर, ये आ जाएगा y - 2 × y + 2 > 0, है ना? अब सर एक रूट आ रहा है 2, एक रूट आ रहा है -2, पो नी पो, क्या पूछा है सर? पो वाला पार्ट पूछा है, तो y की वैल्यू आ गई सर -∞ से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, और यही हमारा FNF है। अरे सर रुको रुको रुको, मैं कहा क्या हुआ सर? चेक भी तो करना होता है। मैं कहा क्या चेक करेगा भाई? क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है, कभी 0 होगा ही नहीं। चेक क्या करते हैं, सोच के तो देख,
रटने की बजाय ध्यान से सोचेगा तो सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक में सर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी कि क्या कहीं वो जीरो तो नहीं हो रहा। तो अब की बात तो सर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मामा जी। मैंने कहा कभी जीरो होगा, बोले नहीं। तो कुछ चेक करने की जरूरत है, बोले नहीं। तो आंसर क्या होगा सर? ये वाला, यही तो इसकी रेंज। कैसा लगा? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना। अब पिछली क्लास में कुछ बच्चों का एक जेन्युइन डाउट आया। अब वो जेन्युइन डाउट क्या है? वो डाउट इस प्रकार से है कि सर x जीरो भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा हो सकता है, मैं इसकी डोमेन तो आपसे पूछ ही नहीं रहा। आप मेरी बात ध्यान सुनना। कुछ बच्चों का डाउट ये आया कि सर x जीरो भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। मैं सॉरी, x जीरो नहीं हो सकता, वो ये बोल रहे हैं, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में बैठा है x कांट बी जीरो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो उससे रेंज वाली स्टेप में कहां दिक्कत आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एक ये पूरे सवाल खत्म कर दूं, फिर उसके बाद में तुम्हारा एग्जाम्पल भी क्लियर करूंगा कि आपको अगर ये लग रहा है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो उससे दिक्कत क्या है? मैं तो वैसे भी y की वैल्यू निकाल रहा हूं। x कौन है कौन नहीं वो तो मैंने पूछा भी नहीं। और मान लो मैं आपसे पूछूं कि भैया डोमेन बताओ, तो ठीक है, फिर आप ये बोलना कि x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, बस डिनोमिनेटर में सर x बैठा है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये डोमेन है, मैंने डोमेन तो पूछी भी नहीं। तो व्हाट थिंग इज ट्रबलिंग यू? आपको क्या दिक्कत परेशान हो रही है? क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? जो रेंज निकालने वाला पार्ट है उसमें x कौन है कौन नहीं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उस प्रोसेस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो रखकर क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपने इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया है। तो सर हो सकता है ये क्वाड्रेटिक ही ना बने। अब ये क्वाड्रेटिक किस केस में नहीं बनती? जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो जाए। तो अलग से पॉसिबिलिटी चेक कर ली, ठीक है, हाँ ना। इसमें आप बोलोगे कि x जीरो नहीं होगा, चलो x जीरो नहीं होगा, बट जो होगा वो तो रियल होगा ना। जैसे आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 5 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो, 11/3 पुट कर सकते हो। ये जितने भी नंबर्स मैं बोल रहा हूं ये तो रियल है। तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक बन रही है ये है तो रियल। मतलब इसके जो जवाब आएंगे, x की जो वैल्यूज आएंगी, आप यहां देखकर बोल सकते हो ना कि जो मैं x की वैल्यूज इसमें पुट कर रहा था वो तो रियल थी। तो यहां पर भी x की रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर रियल वैल्यूज आपको चाहिए तो उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट था कि सर हमेशा d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही करेंगे क्या? हाँ, क्योंकि रियल वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं x की, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर तीसरे वाले पार्ट की। आ जाइए। बेसिकली तीसरे वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बिना कुछ सोचे समझे क्वाड्रेटिक वगैरह बनाओगे, है ना, बिना कुछ सोचे समझे क्वाड्रेटिक बनाओगे तो इसकी रेंज मेरे ख्याल से आपकी आर आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो मैं इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, और मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया। देखने वाली बात है मतलब एलसीएम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8xy प्लस 7y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। उस टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो सर y माइनस 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो सर ये आ जाएगा माइनस ऑफ 8y प्लस 2x का कोफिशिएंट, और 7y प्लस 3 जो है वो ये बन गई क्वाड्रेटिक, है ना। आराम से देखो, आराम से देखो। मैं तुम्हारा जो दूसरा मन का डाउट है वो भी कर लेंगे कि ये फैक्टराइज हो रही है, ठीक है। आराम से देखो, ये बना ली क्वाड्रेटिक। क्रॉस मल्टीप्लाई जो स्टेप्स बताए वही कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y के बराबर माना, क्वाड्रेटिक बना ली। यहां तक एग्री करो। अब इस क्वाड्रेटिक का हमें डी करना होता है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सर इसका स्क्वायर, तो माइनस को तो लिखो ही मत, -4a इंटू सी, ठीक है भाई। तो सर इसमें से देखो 8y प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है, ध्यान से देखना, 8y प्लस 2 के होल स्क्वायर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो सर मैं इसकी जगह
8y प्लस 2 के स्क्वायर की जगह 4 इंटू 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये 4 और ये 4 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया, अब ओपन करना स्टार्ट किया भाई। ये आएगा 16y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा माइनस साइन के बाद में, दैट इज 7y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक आराम से देख लेना, y वाली क्या बनी, आराम से देखना। सर 16y स्क्वायर में से अगर मैं 3y स्क्वायर घटा दूं तो ये आएगा 9y स्क्वायर। 16y स्क्वायर में से 7y स्क्वायर घटा दूं तो ये आएगा 9y स्क्वायर। सर ये कितना लिखा हुआ है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4, 8 और 4, सर ये आ जाएगा 12y। फिर यहां लिखा हुआ है 1, यहां लिखा हुआ है -3, सर ये हो जाएगा +4, है ना। ध्यान से देखोगे सर ये 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं पूछूं कि इसको कौन सी y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है सर, इसमें y बिलोंग्स टू r, इसमें y की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सारी रियल वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है सर, इसमें सारी रियल वैल्यूज। आप अगर रूट की बात करोगे, वेवी कर्व मेथड से जाना चाहते हो तो रूट क्या है इसका सर -2/3, -2/3 से बड़ी वैल्यू रखी पॉजिटिव, -2/3 से छोटी वैल्यू रखी वो भी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है और इस पर वैल्यू 0, तो 0 या 0 से बड़ी सर सारी रियल वैल्यूज। तो यहां से y बिलोंग्स टू r आ गया, है ना। क्या ये बात क्लियर है? बट दिस आंसर इज रॉन्ग। सारी रियल वैल्यूज ये अटेन नहीं कर सकता, है ना। ये आंसर रॉन्ग है। अब ये आंसर रॉन्ग क्यों है और आपको किस बात का ध्यान रखना है उस पर आते हैं। ठीक है जी, हाँ, पहले मैंने आपको पूरा करके दिखाया, जो स्टेप्स आपको बताए थे। यहां तक कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया था कि हाँ सर हमारा भी आंसर y बिलोंग्स टू r आया था। अब रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इट इज नॉट ए एक्चुअल फॉर्मेट, ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ही नहीं। अब जो लोग बोल रहे हैं y, तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो मैंने आपको मेथड पिछली क्लास में बताया था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने वाला, तो इट इज नॉट एक्चुअली ए क्वाड्रेटिक। आपको वो मेथड लगाना है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर में, या फिर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में। ठीक है ना। बट सर ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है, आपको धोखा हुआ है। मैंने कहा कैसे हुआ है भाई धोखा, बताओ। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास में x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ रहे हैं सर आपके पास में x माइनस 7 इंटू x माइनस 1। ठीक है, बेसिकली सर यहां पर हमें एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? कॉमन फैक्टर। क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन फैक्टर। तो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक थोड़ी है सर। रेंज निकालते वक्त आपको क्या बोला था? पहले सिंप्लीफाई करना है। तो जब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको उड़ा दूंगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ऐसे सवालों में आप क्या करो, पहले डोमेन निकाल लो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डोमेन, तो आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, बस 2 नंबर मत रखना जिसपे ये फैक्टर और ये फैक्टर 0 हो रहा हो, दैट इज 1,7। पहले आपने डोमेन निकाल ली, अब कर लो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में मैं क्या करूंगा, ये फैक्टर और ये फैक्टर उड़ा दिया। अब मैं लिखूंगा दिस इज x प्लस 3 अपॉन x माइनस 7। तो बेसिकली ये लीनियर अपॉन लीनियर है। इसकी रेंज बताओ। y बिलोंग्स टू r माइनस x के कोफिशिएंट्स का रेशियो दैट इज 1, बट एक वैल्यू और हटानी पड़ेगी। ठीक है, जो इसकी वैल्यू 1 पर आ रही है। समझने वाली बात है, ध्यान सुनना कि पहले मैंने क्या किया, ये मैं किसके लिए सिनेरियो बता रहा हूं आपको, जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिखने में हो बट उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर हो, तो पहले डोमेन निकाल लो, फिर कॉमन फैक्टर उड़ा दो, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर बच गया। अब इसकी रेंज लिखो। सर इसकी रेंज अगर हम लीनियर अपॉन लीनियर के हिसाब से लिखे तो r माइनस 1 आना चाहिए, बट ध्यान से देखो आप इसमें 1 भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, कि x की वैल्यू
कभी भी 1 नहीं हो सकती। तो एक बात बताओ, तो जब x कभी भी 1 नहीं हो सकता तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है? सर ऊपर 1 रखोगे ये आएगा 4, नीचे कितना आएगा सर आपके पास में? -6। देख लो 1 रखने पर, तो सर ये वैल्यू आ रही है -2/3। तो ये वाली वैल्यू भी आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो लीनियर अपॉन लीनियर बनता है इसमें जो आपका केस है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, बट -2/3 भी हटानी पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 7 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो भी हटाओ। अरे मैंने कहा 7 तो रख ही नहीं सकते भाई इसमें, बट 1 इसके अंदर रख सकते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो हटाओ, है ना? ठीक है, तो ये वाला केस आपको ध्यान रखना है। अब दो क्वाड्रेटिक के बीच में कॉमन फैक्टर वाला एक एग्जांपल और करवा देता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको ये वाली क्वाड्रेटिक दी, 2x + 5 × 3x - 1 होल डिवाइडेड बाय 7x + 2 × 3x - 1। बता दो भाई, जो भी सीखा है फटाफट बता दो, व्हाट इज इट्स रेंज एंड व्हाट इज इट्स डोमेन। ठीक है, कि क्या करते हैं। तो दिखने में ये डमी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, बट दीज हैव ए कॉमन फैक्टर। जिसको कम समझ में आया वापस सुनना, दीज हैव ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सर कॉमन फैक्टर उड़ाने से पहले डोमेन लिख लो, क्योंकि डोमेन जब भी निकालते हैं तो हमें मामू ने बताया है फंक्शन को छेड़ते भी नहीं है भाई, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख। अब डोमेन में ये वाला ब्रैकेट कब 0 होगा सर? तो सारे रियल नंबर्स जब ये ब्रैकेट 0 होगा x की वैल्यू आएगी 1/3, ये वाला ब्रैकेट जब 0 होगा तो -2/7। ये दो वैल्यूज आप हटा दो। ठीक है, अब आजा भाई यहां पर, जैसे ही आपने डोमेन निकाल ली, अब इसको करते सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई के नाम पर क्या है सर? ये फैक्टर और ये फैक्टर उड़ाओ, y बराबर 2x + 5 और 7x + 2 बच गया। अब मैंने कहा इसकी रेंज बता, दैट इज y बिलोंग्स टू r माइनस सारे रियल नंबर में से x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, दैट इज 2/7। तो आपको हटाना ही हटाना है। इन दोनों में से किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हटानी पड़ेगी? इन दोनों में से किसके करस्पॉन्डिंग? सर दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हटाओ। तो हम वैल्यू निकालने गए कि x की वैल्यू -2/7 पे क्या आएगी? ओहो हो, गलती हो गई सर, -2/7 तो इसमें रख ही नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये वाली जो आपने हटाई है 1/3, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो हटा दो। तो इसमें पूरे में 1/3 डाल के देखा, x की जगह 1/3 + 5 और यहां पर भी 7 × 1/3 + 2। सर ये आ रहा है 15 और 2 17/3 और होल डिवाइडेड बाय सर 6 और ये आ रहा है 13/3, दैट इज 17/13। 1/3 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि -2/7 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेगा क्या? वो तो रख ही नहीं सकते। तो ये इसकी रेंज होगी। ठीक है, कितने लोग बोलते हैं कि सर ये वाला सवाल हम घर पे कर लेंगे? डू इट बाय योर सेल्फ नंबर। सर नहीं मामू, सॉरी। y is equals to 3x - 11 into 4x + 5 divided by 4x + 5 into 2x - 7। ठीक है, ये डिब्बी है आपका, इसकी आपको क्या बतानी है? रेंज। क्लियर है? चलिए, अब एक रिवर्स क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। यस मामू, शाबाश। एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं। अब तक क्या हो रहा था, आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दी या लीनियर। अच्छा, एक इससे पहले एक सवाल और करवाना चाह रहा हूं। क्या टाइम हो गया? अभी टाइम है। एक क्वेश्चन और करवाना चाह रहा हूं। y is equals to
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्योंकि दिस वी आर डीलिंग विद, आपके मामा जी क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा हुआ ऊपर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 11 और नीचे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सोचो, करो करो करो। और तब तक मैं एक बार आपके डाउट देख लेता हूं, कुछ बढ़िया डाउट है तो। व्हाट इज डोमेन, जो आप उसमें रख सकते हो एक्स, वो वाले। सर कौन से फैक्टर पे से वैल्यू हटानी है, इस पे कंफ्यूजन है। बेटा अदिति तू तो एक काम कर, दोनों फैक्टर पे वैल्यू निकाल ले। तो ये वाला एक्स भी रख इसके अंदर और ये वाला एक्स भी रख। जब तू ये वाला एक्स रखेगी तो इस पे कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो कुछ मत हटा क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये वाला एक्स जब रखेगी तो कुछ वैल्यू आएगी, उसको हटाते बस। ठीक है, तो तू दोनों पे हटा ले। इसमें डोमेन में 1 और 7 जो डिनोमिनेटर वाले के रूट्स हैं उनको हटाने का क्या रीजन है, क्यों हटा रही है? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी सवाल में, किसी भी फंक्शन में। आ जाइए, अब देखो ध्यान से सुनना। इसका एक तरीका तो है, दैट इज जो आपको प्रोसीजर बताया है। प्रोसीजर कौन सा, जल्दी से बता दो। प्रोसीजर इज बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बनाओ एक्स में, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, वाई का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जहां पर भी 0 करना है वो सब चेक करके वहां से। दिस इज अवर मेथड 1। बट जो मेथड 2 है उस पर ध्यान देना प्लीज। मुझे वेरिएबल पार्ट सेम दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? वेरिएबल पार्ट इज सेम। ठीक है, मेरी यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, कि भैया इसमें वेरिएबल, भैया नहीं मामू, इसमें वेरिएबल पार्ट सेम है। तो एक काम करते हैं, रेंज निकालने से पहले सिंप्लीफाई कर लो। दैट इज, क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है सर? वो सिंप्लीफिकेशन है ये वाली, दैट इज डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। अब एक इसका आसान तरीका और भी है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। वैसे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये तरीका मुश्किल लगे, बट फिर भी मेरा काम है बताना। हमें दिखा वेरिएबल पार्ट इज सेम, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाएंगे और वो बहुत आसानी से बनता हुआ आपको दिख भी रहा होगा। बेसिकली सर आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x 11 को लिख दो 6 प्लस 5 एंड स्प्लिट द डिनोमिनेटर। जरा देखना क्या मैंने ठीक लिखा है क्या, क्योंकि सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली जुड़ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली जुड़ जाएगा, है ना। अब जरा देखना ये क्या आ गया, दिस इज y बराबर 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और ये पार्ट मुझे क्या बनता हुआ दिख रहा है, दिस पार्ट इज कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज आप एलिमेंट्री मेथड से भी निकाल सकते हो। मतलब वो स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करना वो सब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से देखो, वेरिएबल पार्ट सेम है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाया और इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। जहां पर भी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक अगर बने तो उसकी रेंज आप एलिमेंट्री मेथड से भी निकाल सकते हो। नाउ सर व्हाट इज द एलिमेंट्री मेथड? मैंने कहा आजा भाई, y बराबर, मेरे भांजे और भांजियों सामने देखना, इसकी रेंज हमें चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं, इफ आई से दिस इज अल्फा, तो ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 1 प्लस 5
अपॉन अल्फा। तो मुझे अल्फा की रेंज बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा, व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्फा, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो कि अल्फा है, इसकी रेंज बता दो। सर ओपनिंग अपवर्ड है तो इसकी रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कहीं पर भी आपने कंस्ट्रेंट तो की नहीं है डोमेन, मैं इस क्वाड्रेटिक की रेंज आपसे पूछ रहा हूं। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो आ जाएगी सर -d/4a से लेकर इंफिनिटी। अब भैया इसका डी कैलकुलेट कर ले फटाफट, डी कितना आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 4a। सर 25 में से 24 गया 1/4, तो बेसिकली ये रेंज आ रही है 1/4 से लेकर इंफिनिटी, 1/4 से लेकर इंफिनिटी, है ना, 1/4 से लेकर इंफिनिटी। मैं रेंज पूछ रहा हूं, कुछ बच्चे डोमेन बता रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ जवाब देना है। r-2 और 3, बेटा ये डोमेन है, मैंने तो पूछी भी नहीं, मैं तो रेंज पूछ रहा हूं। सवाल तूने ध्यान दिया नहीं कि मामू का पूछ रहे हैं अरे चॉकलेट खाएगा, अरे मेरे भांजे चॉकलेट खाएगा, है ना। और -d/4a से इंफिनिटी, बिल्कुल सही, -d/4a से इंफिनिटी, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अल्फा की रेंज -1/4 से लेकर इंफिनिटी होगी। अल्फा अगर पता है तो 1/अल्फा बना सकते हो, अगर अल्फा पता है तो 1/अल्फा, एलिमेंट्री मेथड लगा रहा हूं। अल्फा अगर पता है तो 1/अल्फा निकाल सकता है, अरे लगा दिया माइनस साइन यार अल्फा अगर पता है तो 1/अल्फा की रेंज बता सकते हो। सर पूरा पॉजिटिव मतलब इसमें जीरो आता है बीच में, तो जरा देखना माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और इसका रेसिप्रोकल दैट इज -4 यूनियन, फिर इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से लेकर इंफिनिटी। अच्छा इसका 1/अल्फा बहुत बढ़िया बताया, मेरे भांजे कितने अच्छे हैं, भांजियां भी इसका रेसिप्रोकल -4 मामू, इसका रेसिप्रोकल 0। सबकी चॉकलेट टॉफी सब बंद, तुम्हें हॉस्टल में छोड़ के आऊंगा मैं। अब पागल वागल हो गया, मामा चिल्ला चिल्ला कर मर गया भाई कि बीच में अगर बेटा 0 आए तो उसका रेसिप्रोकल ले तो ये बनेगा। ए भाई मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, तो एक काम कर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यही ठीक था। भाई जिसको एलिमेंट्री मेथड ध्यान से आता है वही ध्यान दे, बाकी लोग ज्यादा हीरो ना बने। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, तो 5/अल्फा कहां से कहां तक हो जाएगा सर, माइनस इंफिनिटी से लेकर -20 यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी, +1 कर दे, माइनस इंफिनिटी में 1 जोड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये आ जाएगा -19, इसमें 1 जोड़ने पर 1 ओपन से लेकर इंफिनिटी, यही हमारा FNF है। ठीक है ना, यही हमारा FNF है। अब जब आप इस प्रोसीजर से रेंज निकालोगे ना मेथड 1 से, तो स्टेप 3 का पता है आंसर क्या आएगा, स्टेप 3 का आंसर आपका आएगा माइनस इंफिनिटी से -19 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से लेकर इंफिनिटी। फिर आप जब चेक वाला स्टेप लगाओगे तो ये 1 पर ओपन आ जाएगा। चेक कीजिएगा प्लीज, MDH इट विद मेथड 1, MDH इट विद मेथड 1, मेथड 1 से भी इसको मैच करना। और ये वाली चीज कहां पर लगानी है आपको, जहां पर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्योंकि सर देखो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक होगी तो ऐसा कुछ बनेगा, नीचे वाली क्वाड्रेटिक की रेंज से शुरू करेंगे, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे, सुबह हो गई मामू। क्या यार, एक कह रहा रिपीट तो मेरी बहन से पूछ लेना, तुम्हारे मामा कभी रिपीट नहीं करते।
यस सर, ज्यादा ही एटीट्यूड में नहीं आ गए, मैं कहा। नाउ दिस इज अ रिवर्स क्वेश्चन। कैसा सवाल है? रिवर्स सवाल है। एक भाई साहब, ये रोज ही हर बार हमारे बैच में नई कोपले खिलती है। एमडीएच क्या होता है? एमडीएच, व्हाट इज एएचसी के? व्हाट इज एएचसी के सर? वैसे मैं तुम्हारा गलत टाइम पे मामा तो नहीं बन गया? क्योंकि राखी आ रही है, इतनी सारी मेरी बहनें हो जाएंगी, सबको अगर मैं 10-10 रुपए भी दूं, हे भगवान, ये आजकल मेरे से खर्चे वाले काम ही क्यों हो रहे हैं? आ जाइए। नाउ ये रिवर्स क्वेश्चन क्या है, अब आपको जरा ध्यान से देखना। इस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज गिवन है, दिस इज गिवन, और आपसे ए और बी पूछे हैं, है ना? आपको ऑलरेडी रेंज दे रखी है, बोल रहा है ए और बी बताओ। शुरू हो जाओ, आ जाइए। कम से कम 1000 रुपए? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, तुम जाके अपनी मम्मी लोगों को बता मत देना कि हमारे एक मास्टर है, उनसे मांग लो आप 1000 रुपए। हाँ, मामू बने घूम रहे हैं और उनको भैया राखी आ रही है तो बनता है कुछ ना कुछ। आ जाइए। तो मैंने क्या किया, इसका रेंज निकालने वाला प्रोसीजर स्टार्ट किया, ठीक है? और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है? ए और बी की मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है सच दैट इसकी रेंज ये आए, ठीक है? तो मैं रेंज निकालना स्टार्ट करता हूं। रेंज रोवर नु लैन दी मित्रां दी रेंज आ, मामू दी रेंज आ। अबे तुम्हें कोई गाना तो नहीं सुनाई दे रहा? लेफ्ट में लेकर जाओ सर, ये आ जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट आ जाएगा सर दैट इज 2y माइनस ए, और ये आ जाएगा 3y माइनस बी इक्वल टू 0। पहले यहां तक एग्री करना कि क्वाड्रेटिक सेम बन रही है, ये क्या सभी की है ना? ठीक है सर। अब हम रेंज निकालने का अगला स्टेप क्या होता है? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 2y माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? ये सर ठीक लग रहा है। चलो भाई, इसको सिंप्लीफाई करते, इसको सिंप्लीफाई करना जरा। है ना? जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, पहले इसको ऐसे रफ लिख रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर। बेटा साथ साथ में पढ़ाई भी ध्यान देते रहना प्लीज, ठीक है? 4y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ay, ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आने वाला है सर, दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस बी वाई प्लस बी, है ना? और 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो सर ये हो जाएगा -4 है ना, तो माइनस 12y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 4by माइनस 4b, है ना? तो ये आ गया आपके पास में -12y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई? प्लस 12y प्लस 4by माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखना जरा ठीक लिखा हुआ है क्या, है ना? अब सर इन दोनों का एडिशन आ जाएगा -8y स्क्वायर। हाँ, अच्छा, y का नेट कोफिशिएंट यहां से और यहां से बता दो भाई। तो y का नेट कोफिशिएंट सर यहां से आ रहा है 4b, यहां से आ रहा है 12 और यहां से आ रहा है -4a, और कांस्टेंट टर्म आ रही है a स्क्वायर माइनस 4b।
MDH है ना। अब सर हमें जब भी कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव देखना अच्छा लगता है, तो पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर दिस इज 4b माइनस 4a प्लस 12y प्लस यहां पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे सर ये आ जाएगा 4b माइनस a स्क्वायर, और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, आपने इतने सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं रेंज निकालने के, ठीक है, आपने इतने सारे सवाल सॉल्व कर लिए रेंज निकालने के। हम यही प्रोसीजर अपनाते हैं इस स्टेप पे पहुंचने के बाद में। रेंज सर इसके जो रूट्स होते हैं ना वो होते हैं, मतलब कि जैसे मान लो कि आपने कोई भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक थी और ऐसे करते करते आप फाइनली ये सब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर करा के आप यहां पहुंचे y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो सर रेंज क्या आएगी? जो इसके रूट्स है, जो इसके रूट्स है, एक रूट सर इसका 2 है और एक रूट 3 है, पो नी पो, तो सर ये रेंज आ जाएगी, है ना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कि अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके y में पहुंचे और ये क्वाड्रेटिक बन रही है, यहां लेस देन इक्वल टू 0 का साइन है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो ये दो लोग होने चाहिए। अब थोड़ा सा रिवर्स सोचो, थोड़ा सा रिवर्स सोचो। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे ऑलरेडी दे रखा है, इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे दे रखा है, रेंज मतलब -5 से लेकर 4 क्लोज। तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि यहां पर एक -5 होना चाहिए, यहां पर 4 होना चाहिए, पो नी पो बनना चाहिए और फिर ये वाली चीज बननी चाहिए। तो मैंने कहा यहां से ये 5 माइनस का और 4 प्लस का ये कैसे आएंगे? समझने वाली बात है, ध्यान सुनना कि यहां पर -5 और 4 ये कब आएंगे? सर जब इस क्वाड्रेटिक के ये लोग रूट्स होंगे, जब इस क्वाड्रेटिक के ये दोनों क्या होंगे? रूट्स, तभी तो इसका ये सॉल्यूशन आएगा। अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कुछ और हुए, 1 और 3 हो गए, 2 और 7 हो गए, मान लो कुछ भी, तो सर इसका तो आंसर कुछ और आ जाएगा। आप चाहते हैं कि रेंज ये हो, तो इसको सिंप्लीफाई करके अब आप क्या बोलोगे? जल्दी से बता दो प्लीज। क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं? बोलो 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 जल्दी से। कितने लोगों को दिखाई दिया या समझ में आया तो ऐसे मुझे लिखकर भेजो, है ना, कि सर ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये वाला 4b माइनस 4a प्लस 12y एंड 4b स्क्वायर, 4b माइनस a स्क्वायर बराबर 0, इसके दो रूट्स -5 और 4 होने चाहिए। बस निकाल दो a और b, बस फटाफट a और b बताइए जल्दी से। अब तो सिंपल है, क्योंकि अगर इसके रूट्स 4 और -5 होंगे तभी जाकर सर यहां से सॉल्यूशन ये वाला आएगा, और आपने ये आंसर दे रखा है, तो सर खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से सम ऑफ द रूट्स पूछूं, तो सम ऑफ द रूट्स 4 और -5 का सम आ रहा है सर, दैट इज -1, और वो किसके बराबर होता है? -b अपॉन a के बराबर होता है। तो -b, अच्छा b के आगे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो 4b माइनस 4a प्लस 12 अपॉन a, है ना। 4 कॉमन लिया, दैट इज b माइनस a प्लस 3 अपॉन 2 बराबर -1। तो यहां से b माइनस a की वैल्यू जो है वो आई -2, और इधर गया तो सर ये -5। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है भाई? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सर दैट इज 4b माइनस a स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, c बाय a, और ये आना चाहिए सर -20 के बराबर। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो 4b माइनस a स्क्वायर बराबर सर ये आ गया -160, है ना। अब आप b की जगह a -5 लिख सकते हो, b की जगह क्या लिख सकते हो? a -5। तो 4 इंटू a -5 माइनस a स्क्वायर
बराबर -160, तो दिस इज 4a माइनस 20 माइनस a स्क्वायर बराबर -160। सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आया सर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a, और ये इसमें लाकर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -140 बराबर 0। तो 14 और 10 ठीक लग रहे हैं, तो a माइनस 14 और a प्लस 10 बराबर 0। a की दो वैल्यूज आ गई 14 और -10। a और b नेचुरल नंबर है तो -10 रिजेक्टेड, a इज 14। a जैसे ही 14 हुआ तो b बता दीजिए कितना हो गया सर, दैट इज 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो सर ये हमारे पास में a हो गया और ये हमारे पास में b हो गया। आपसे पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, कितना आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ। सर ये आ रहा है 277 FNF। ठीक है, आसान सवाल था बट बढ़िया था। और इसमें क्रिटिकल सोचने वाला स्टेप कौन सा है सर, वो ये है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट 4 और -5 होने चाहिए, तब ये जाकर आंसर आएगा। MJO लिखकर भेज देंगे सभी लोग। यस, एक रिवर्स क्वेश्चन और दे रहा हूं घर पे सॉल्व करने के लिए, होमवर्क है, ऑल्दो मैंने आंसर मैच कर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या है भाई, कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज का मतलब है कि रेंज इज R। ठीक है, होमवर्क है, ये रिवर्स क्वेश्चन है, होमवर्क है। हा आ जाओ। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉमन रूट कंडीशन। ठीक है, एक सवाल और रिवर्स वाला दिया है, खुद करना, जिसमें आपको ऑलरेडी रेंज दे रखी है। कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज मतलब कि इस एक्सप्रेशन की जो रेंज है दैट इज R। बताओ m की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही। हाँ भाई, बड़ा उदंड मचा रहे हो, है ना। मामू, मेरे अंदर का मास्टर मत जगाया करो, मामा हूं, मामा ही रहने दो। तुम सोच रहे हो मामू है, कुछ लोग तो स्पैमिंग में भाई बहुत जोर दे रखा है। बस बेटा ध्यान रखना कि जब तक मामा का मूड ठीक है बहुत अच्छी बात है, वरना एक बार लक्ष्य 2.0 वालों से पूछ लो, यही मामा वहां पर बहुत खतरनाक रूप से पढ़ाता है, और कोई गलता चू से ची भी रख दे, ब्लॉक है सीधा चैट से। बट तुम्हें प्रिविलेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे साथ थोड़ा दिल ज्यादा लगा हुआ है। बट ये जो तुम लिख रहे हो, स्पैमिंग कर रहे हो, ये सब दिख रहा है। किसी दिन मैं मूड में हुआ तुम लपेटे जाओगे। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो भी स्पैमिंग कर रहे थे। मुझे सिर्फ एक मैसेज भेजना है, हाँ, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी स्पैमिंग करते रहा करो, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन रूट्स। सर कॉमन रूट्स मतलब कि हमें दो क्वाड्रेटिक दे रखी होगी, उनके बीच में कितने कॉमन रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज केस 1। ध्यान से देखना कि आपको दो क्वाड्रेटिक दिए, a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0। इनमें दोनों ही रूट कॉमन है। ठीक है, केस 1 में क्या ले रहा हूं, बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों ही रूट्स जो है वो क्या है, कॉमन है। मतलब इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स अल्फा बीटा है और इस क्वाड्रेटिक के भी रूट्स सर अल्फा बीटा ही है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए सर, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो बहुत ही आपने फर्जी बात बोल दी, दोनों क्वाड्रेटिक सेम होगी। मैंने कहा देखिए यार मैथमेटिक्स में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। मतलब जैसे मान लो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं, वो वाली क्वाड्रेटिक जिसके रूट सबको पता है। एक तो ये बोर्ड नया है ना, पूरा पूरा लिखने में नहीं आ रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके दो रूट कौन है, 2 और 3।
अब इस क्वाड्रेटिक को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बोला सर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना ऑब्वियसली, किसी भी नंबर से। तो एग्जांपल के लिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये आ जाएगा 35x प्लस 7 6 जा 42। अब इसके दो रूट्स कौन है? तो एक बच्चे ने इन रूट्स को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं भाई, रूट्स तो 2 और 3 ही है, क्योंकि जब मैं तुझे ये वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए दूंगा तो तू सबसे पहले 7 को कॉमन लेगा और 7 को ठिकाने लगाएगा, तो पीछे क्वाड्रेटिक तो यही बची। तो ये क्वाड्रेटिक है जो दिखने में दोनों की शक्ल अलग अलग है। हां, दिखने में तो अलग अलग है ना एट द इंस्टेंस, बट दोनों में दोनों रूट्स कॉमन है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने जाओगे, सबसे पहले 7 कॉमन लोगे, उसको ठिकाने लगाओगे। इसके भी रूट 2 और 3, उसके भी रूट्स 2 और 3। तो बेसिकली दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन? तो सर कंडीशन होती है कि ये दोनों क्वाड्रेटिक सेम होनी चाहिए। मतलब कि एक क्वाड्रेटिक से आप किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके दूसरे में पहुंचे, मतलब k टाइम्स a1 इज इक्वल टू a2। अगर आपको दो क्वाड्रेटिक बनानी है, दोनों के दोनों रूट इक्वल हो, बोथ रूट्स कॉमन का मतलब दोनों के दोनों रूट सेम है, तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप एक क्वाड्रेटिक को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा मैंने यहां किया। तो सर ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक आएगी, बेसिकली इसको जब k से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा सर हमारे पास में? ka1 एक्स स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि सर ka1 दैट शुड बी इक्वल टू a2, क्योंकि आप इसको अगर k से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे हिसाब से दूसरी क्वाड्रेटिक ये होनी चाहिए। एक क्वाड्रेटिक ये, इसको k से मल्टीप्लाई किया, दूसरी क्वाड्रेटिक ये, बट आप बोल रहे हो कि दूसरी क्वाड्रेटिक तो ये है, तो कोई बात नहीं। ka1 a2 के बराबर, kb1 b2 के बराबर और kc1 c2 के बराबर। यहां से जरा देखना a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, या a2 अपॉन a1। तो a2 अपॉन a1, b2 अपॉन b1 और ये c2 अपॉन c1, ये बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। ठीक है, तब जाकर आप बोल सकते हो कि दोनों में दोनों रूट्स कॉमन होंगे। आप यहां पे चेक भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो 1/7, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो -5 बाय -35, कांस्टेंट टर्म का रेशियो, सर ये सारे के सारे बराबर और 1/7 आ रहा है, तभी इनमें दोनों रूट्स क्या है? कॉमन। तो दो क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन होने की कंडीशन क्या है? एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, ये तीनों बराबर होने चाहिए, तब जाकर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं। ठीक है, अब इस पे जरा देखना, एक सवाल थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से पूछना है। यह सवाल आपके सामने आया, सवाल बड़ा ही नया है, ध्यान रखना। इस लैंग्वेज को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आराम से देखिएगा प्लीज। एक इक्वेशन उसने दे रखी है टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, और एक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2c वेयर abc आर रियल नंबर्स, या फिर यहां पर आप बोलोगे रियल नंबर्स, मतलब यहां पर रियल नंबर नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है रियल नंबर्स -0। ठीक है, क्योंकि a 0 नहीं है, ध्यान रखना कि दोनों क्वाड्रेटिक है। हैव वन रूट इन कॉमन, दो क्वाड्रेटिक दे रखी है और एक रूट कॉमन है। सर आप कैसी बात कर रहे हो, अभी जो आप हमें पढ़ा कर आए हो वो तो दोनों रूट कॉमन वाली कंडीशन है, सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। अरे मैंने कहा कंफ्यूज करना ही काम मैथमेटिक्स का है, ध्यान से देखना। जो मुझे ये वाली क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक मुझे एकदम जिंदा दिखाई दे रही है। कैसी? जिंदा। जिंदा मतलब इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको इसके रूट्स निकालने के लिए बोलूं तो तुम कहां जाओगे? बोले तो इसके रूट्स कैसे निकालें, ए बी और सी तो पता ही नहीं। मैंने कहा इसके रूट्स तो निकाल सकता है। जब मैंने इसके रूट्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, इसका जब मैंने डी कैलकुलेट किया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दैट इज, सर ये डी आ रहा है नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेटिक के सर दोनों ही रूट इमेजिनरी होंगे।
और कोफिशिएंट रियल है तो एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा, क्योंकि इसका डू बोल रहा हूं, इसका d क्या है, नेगेटिव, तो रूट्स आएंगे इमेजिनरी। सारे कोफिशिएंट रियल है, इमेजिनरी रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एक रूट p प्लस आयोटा क्यू, दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू। अब इसी के नीचे यहां पर ये वाली क्वाड्रेटिक लिख, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2c। सवाल में दी गई जानकारी के हिसाब से वो बोल रहा है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, कोई भी एक रूट कॉमन ले आओ, कोई भी एक रूट, या तो p प्लस आयोटा क्यू या p माइनस आयोटा क्यू। मान लेते हैं कि सर ये वाला रूट कॉमन है, तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट p माइनस आयोटा क्यू हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स कैसे हैं, a b और 2c। सर a b और 2c या a b और c खुद रियल नंबर है। मेरी बात को दोहराना जरा, नेचर ऑफ रूट्स में बताया है, एक क्वाड्रेटिक के सारे कोफिशिएंट्स रियल हों और एक रूट अगर इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होगा। उसने तो यह बोला कि इनमें एक रूट कॉमन है, इन दोनों में से किसी भी एक को यहां लेकर आऊंगा, दूसरा संग संग चला आएगा। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो विल सीन है, ये इसके साथ ही आएगा, क्योंकि सर कोफिशिएंट रियल है तो एक इमेजिनरी तो दूसरा भी इमेजिनरी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सवाल तो गलत हो गया। मैंने कहा क्यों भाई, बोले उसने बोला है कि एक रूट कॉमन होना चाहिए था, यहां तो दो दो रूट कॉमन है। तो मैंने कहा सवाल गलत नहीं हुआ, उसने जो बोला है वो सही बोला है। उसने बोला कि एक रूट कॉमन है, उसने क्या गलत बोला, एक रूट कॉमन है तो सही। अब इसमें दोनों ही रूट कॉमन है तो उसकी बात कहां गलत है। तुम तो सिर्फ ये बताओ एक रूट कॉमन है कि नहीं है। कहीं उसने वर्ड यूज किया एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, नहीं ना। उसने बोला दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है और वो है ये रहा। वो अलग बात है कि दोनों के दोनों ही रूट्स कॉमन है, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो बन गया सर बोथ रूट कॉमन का। और बोथ रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है भाई, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो, पहले इसको ऊपर लिख रहा हूं फिर इसको नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो, यहां पर a है यहां पर 2 है, एक्स का कोफिशिएंट सर यहां पर b है, यहां पर कितना है 3 है, और कांस्टेंट टर्म सर यहां पर 2c है और यहां पर कितना है 4। दोनों रूट्स कॉमन होने की कंडीशन है ये, ठीक है। चाहो तो इन तीनों को बराबर किसी नंबर k के मान लो, और चाहो तो सबको एक वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लो। जैसे सर ये लिखा हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/2। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करके a/2 बराबर c/2, तो यहां से a और c बराबर आ गए। और इन दोनों को इक्वेट करके आप बोल सकते हो सर b बराबर 3c/2 आ गया। या फिर मैं तो जनरली ऐसा करता हूं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है c/2, मैं इस पूरे को किसी नंबर k के बराबर मान लेता हूं। इन दोनों को इक्वेट किया सर a बराबर 2k आ गया, इन दोनों को इक्वेट किया सर b बराबर 3k आ गया, इन दोनों को इक्वेट किया सर c बराबर 2k आ गया। किसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई आपसे, इस पूरे की वैल्यू। a का क्यूब कितना हो जाएगा सर, दैट इज 8k क्यूब प्लस 27k क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब इज ऑल्सो 8k क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2। a कितना है 2k, b कितना है 3k और c कितना है 2k। सर 16 और 27 है ना, तो ये हो गया सर 43k क्यूब। और डिनोमिनेटर में सर 6 × 4 है ना, ठीक लिखा हुआ ना, 6 चौके 24 k क्यूब है ना, देख लेना भैया, 6 × 4 बिल्कुल सही। सर ये आ गया 43/24 इज अवर FNF। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई। है ना, बढ़िया सवाल था। बोला एक रूट कॉमन है बट सर निकल गए दो, इसको ध्यान रखेंगे सर, इसको हम बैक ऑफ द मेमोरी में ध्यान रखेंगे। ऐसे सवाल आपके उसमें बहुत मिलेंगे आपको। जैसे एक खड़ा खड़ा, चलो सर सवाल बना देते हैं, क्या दिक्कत है।
लो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 is equals to 0 and we have ax square plus bx plus c बराबर 0 where abc belongs to natural number. ठीक है, abc belongs to natural number. इसमें बोला गया वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c. है ना, जल्दी से बताओ, बता दोगे? जल्दी से बता दो इसका यार. फिर अगले पड़ाव पे चलते हैं. जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी से. डिब्बी है, समझो कि डिब्बी है, घर पे बैठे हो, घर पे सॉल्व करना है फटाफट. ऑब्वियसली सर 11 इज द करेक्ट आंसर. कैसे सोचा? बहुत सिंपल है सर. ये क्वाड्रेटिक पूरी जिंदा है. जिंदा मतलब इसके रूट्स हम पता कर सकते हैं. d लेस देन 0, दोनों रूट्स इमेजिनरी. एक रूट p प्लस आयोटा क्यू, दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू. इसके कोफिशिएंट नेचुरल नंबर है मतलब रियल है. रियल है मतलब एक किसी भी रूट को लेके आओगे तो दूसरा रूट भी संग संग आऊंगा, रह नहीं पाऊंगा. ठीक है सर, शुरू हो जाओ भाई. a अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू b अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू c अपॉन 7. अब एबीसी उसने नेचुरल नंबर बोले हैं, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर पे इस रेशियो को बराबर कर सकते हो आप? जैसे एक तो दिख रहा है A1, B3 और C7 ले लो. 11 के बोलोगे क्या? हाँ यार, के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो. हाँ 11 के होगा. हाँ 11 के होगा, क्योंकि मेरे को a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू पूछनी थी. a प्लस बी प्लस सी तो कुछ भी हो सकता है. ये सारा रेशियो 2 के बराबर हो जाए तो, ये सारा रेशियो 3 के बराबर हो जाए तो, कुछ भी हो सकता है. ये बात समझ में आई. चलिए, अब जो केस 2 है, दैट इज केस 2. केस 2 की लैंग्वेज देखना जरा. एटलीस्ट वन रूट कॉमन, एटलीस्ट वन रूट कॉमन. दोनों क्वाड्रेटिक में कम से कम एक रूट कॉमन हो. इसके अंदर दो पार्ट इंक्लूड हो गए. एग्जैक्टली वन रूट कॉमन और बोथ रूट कॉमन. मतलब ये जो केस हम सीख रहे हैं ये एग्जैक्टली वन रूट कॉमन वाला नहीं है, एटलीस्ट वन रूट कॉमन वाला है. ठीक है ना. अब यहां पर क्या होगा, आपको दो क्वाड्रेटिक दे रखी है. a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0. फिर दूसरी क्वाड्रेटिक है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0. कम से कम एक रूट कॉमन है, तो हम यही मान के चलेंगे कि एक रूट कॉमन है. उससे ज्यादा कॉमन भी हो सकते हैं, मतलब दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं. तो इस सिनेरियो में क्या है, अगर इसका एक रूट अल्फा है तो इसका भी एक रूट अल्फा है. इसका दूसरा रूट बीटा हो सकता है, इसका तीसरा रूट मतलब दूसरा रूट जो है वो गामा हो सकता है. बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक रूट कॉमन आपको दिख रहा है. सर आपने यहां पर वर्ड एटलीस्ट वन रूट कॉमन क्यों लगाया? ये दिख तो रहा है देयर इज एग्जैक्टली वन रूट कॉमन. मैंने कहा ये जो कंडीशन हम इसका अभी ड्राइव करेंगे, कंडीशन जो मैं अभी ड्राइव करने वाला हूं, उस कंडीशन को A1 ये वाली जो बात है ये भी फॉलो करती है. मतलब ये जो आपने अभी किया है ना, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, वो भी फॉलो करती है.
तो इसके लिए ड्राइव की गई कंडीशन को अगर बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन सर इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट के साथ साथ दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो पूरी कहानी की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, तो मान लेते हैं सर वन रूट कॉमन है, तो अगर रूट कॉमन है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? चलिए यहां पर ड्राइव करते हैं। a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, फिर यहां पर आ जाएगा a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है गामा। अल्फा इज द कॉमन रूट। हम जानते हैं इस बात को कि अगर अल्फा कॉमन रूट है या इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दैट इज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0। अल्फा सर इस इक्वेशन का भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। अब कुछ भी करके तुमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा है कक्षा 9वीं में 10वीं में, मुझे एक बार अल्फा और एक बार अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो एक बच्चे ने बोला सर अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो दोनों क्वाड्रेटिक में अल्फा का कोफिशिएंट सेम बना दो। तो इस क्वाड्रेटिक को मैंने क्या किया, इस पूरी क्वाड्रेटिक को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मैं एक बार अल्फा की वैल्यू निकलवा रहा हूं आपसे। इस पूरे को b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जरा देखना क्या आ जाएगा। a1 b2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 b1 अल्फा प्लस b2 c1 बराबर 0, और इस पूरे को मैंने b1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा a2 b1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस c2 b1 बराबर 0। अब मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई कि मैंने इसको b2 से और इसको b1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सर आप अल्फा का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो, सेम बनाकर सर इसको घटाना चाहते हो, और यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो। मैंने कहा हाँ घटा दे, तो माइनस माइनस माइनस, ये टर्म तो पूरी गई। यहां पर अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा बेटा, a1 b2 माइनस a2 b1, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी सर, दैट इज b2 c1 माइनस c2 b1 बराबर 0। इसको इधर लेके जाऊं तो इधर ले जाने के बाद में ये आ जाएगा c2 b1 माइनस b2 c1। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा c2 b1 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर मैंने कहा यार अल्फा की वैल्यू बता, क्योंकि मुझे कंडीशन चाहिए कोफिशिएंट्स के बीच में। जब आपने बोथ रूट कॉमन बोले तो आपने कंडीशन किसके बीच में लिखी, कोफिशिएंट्स, मतलब a1 b1 a2 b2 a3 b3, सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बीच में रिलेशन। तो मुझे इस केस में भी रिलेशन चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो मुझे ये अल्फा गायब करना है। तो अल्फा गायब करने का सबसे बढ़िया तरीका है सर अल्फा की वैल्यू निकालो एक और। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अब हमने क्या किया, अब की बार इस पूरी इक्वेशन को हम कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, अब की बार आप इसका कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना दो। तो इसको a2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a2 b1 अल्फा प्लस a2 c1 बराबर 0, और इसको कोफिशिएंट भी सर आप a1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 a1 अल्फा प्लस c2 a1 बराबर 0। अब दोनों को घटा दो, अब घटाओगे तो सर ये गया। अब की बार a2 b1 माइनस b2 a1 अल्फा, और इसके बगल में अगर आप लिखना चाहते हो तो a2 c1 माइनस c2 a1 इधर ले जाकर लिखना चाहते हो तो वो आ जाएगा c2 a1 माइनस a2 c1। ठीक है भाई, चलिए अब मैं क्या करूंगा सर, कुछ नहीं, मेरे पास में अल्फा और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मैं दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, जरा देखना यहां क्या लिखा हुआ है सर, यहां लिखा हुआ है c2 b1 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1, और सर ये वैल्यू आई थी अल्फा स्क्वायर की। सर यहां से भी तो अल्फा आ रहा है, और वो अल्फा की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं तो एक कंडीशन बन जाएगी भैया a1 b1 a2 b2 c1 c2 और इन सब में। तो मैंने अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है जरा देखना, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस,
C2A1 माइनस A2C1 होल डिवाइडेड बाय ये वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी A2B1 माइनस B2A1। ठीक है जी, ठीक है ना। हाँ, और ये तो अल्फा की वैल्यू है, इस पूरे का कर दो स्क्वायर। ये लो सर, ये बन गई वो कंडीशन। मामा जी मैं का हुआ बच्चों में एकदम बोले भांजे भांजी एकदम उदास हुए पड़े, बोले ये याद कौन करेगा। मैं वाई टू फियर, मामा 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 इज हियर, मामा मामा इतने सारे मामा है। पर मैंने कहा फिर भी देख लेते यार ये लिखा क्या हुआ है ना। हाँ चलिए देखो भैया, यहां पर A2B1 पहले आ रहा है, तो इसको अगर मैं A2B1 पहले लिख दूं तो ये आएगा A2B1 माइनस B2A1 पर आपने एक नेगेटिव साइन का झोल किया है सर। ठीक है, अच्छा इन दोनों पे सर पावर 2 बांट दो, ये पावर 2 इधर और यहां पर भी पावर 2 इधर, ये पूरा गया और ये पूरा गया। इसको इधर ले जाके लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसको इधर ले जाके लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये उधर ले जाके लिख रहा हूं और ये माइनस साइन इसके अंदर भेज दे रहा हूं। मैं मतलब ये करना चाह रहा हूं। हाँ अब ठीक है, मतलब मैं इस फैक्टर को जब उड़ाऊंगा तो एक माइनस साइन आएगा, बस इतना सा बोलना चाह रहा था, समझ गए। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, बस ये पावर 2 इधर। अब जरा देखना, जब इस साइन को आप इससे उड़ाओगे तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इस फैक्टर को इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा A2B1 माइनस B2A1, या फिर इसमें से भी माइनस साइन कॉमन लेकर इधर लिखो तो A1B2 माइनस A2B1 और ब्रैकेट में ये वाला फैक्टर दैट इज C2B1 माइनस B2C1, और सर यहां पर दैट इज C2A1 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक माइनस साइन और था, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट डिलीट, दिस इज द कंडीशन। सर ये तो बहुत खतरनाक है, इसको कौन याद करेगा। मैं खड़ा हूं ना अभी, किसने बोला, बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि व्हाट इज द कंडीशन टू हैव एटलीस्ट वन रूट कॉमन। अब सर वापस से आप बार बार एटलीस्ट बोल रहे हो, हमें दिख रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, सिर्फ अल्फा ही तो कॉमन है। मैंने कहा नहीं, ये जो कंडीशन आपने निकाली है, ये जो कंडीशन आपने निकाली है भाई, इसको ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 बराबर के। तू A1 की जगह KA2 रख दे, B1 की जगह KB2 रख दे और C1 की जगह KC2 रख दे, 0 बराबर 0 आ जाएगा, रख के देख। तो मतलब दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस, मतलब ये एटलीस्ट वन रूट कॉमन की है सर, कम से कम एक रूट कॉमन, एक से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। अब बात आती है इसको याद करने की, तो मैंने कहा देख क्वाड्रेटिक क्या थी, क्वाड्रेटिक थी A1 एक्स स्क्वायर प्लस B1 एक्स प्लस C1 बराबर 0। सामने देखना भाई, याद करने की अगर बात हो रही है, देखते रहना, क्वाड्रेटिक की सारी टर्म्स एक तरफ लिख ली, जैसे मैंने अभी सारी टर्म्स एक तरफ लिखी हुई है ना। क्या करना है, क्या करना है, A1 को B2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन लगाओ, B2 को A1 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी A2 को B1 से मल्टीप्लाई करो, एक ब्रैकेट, फिर B1 को C2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस के बाद में B2 को C1 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा ब्रैकेट। अब लास्ट में कौन बचे सर, A1 और C1, क्योंकि ये दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, तो A1 A2 C1 C2, A1 को C2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस A2 को C1 से मल्टीप्लाई करो,
और इसका स्क्वायर लगा दो, क्योंकि इस तरफ भी दो ब्रैकेट है, इस तरफ भी दो ब्रैकेट, ये दोनों कंडीशन सेम लिखी हुई। देखो a1 b2 माइनस a2 b1, ये देखो b1 c2 और ये भी b1 c2, b2 c1 ये भी b2 c1, ये देखो ध्यान से ये लिखी हुई। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी याद किया जाता है। अब डिटर्मिनेंट कौन है, कहां से आया, ज्यादा मत लोड लेना। कि क्या मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि बेटा कभी भी ऐसा एक बॉक्स बना हो जिसमें यहां पर ए बी सी डी लिखा हो, तो इसकी वैल्यू अगर मैं कभी आपसे पूछूं, बेसिकली याद करने का तरीका बता रहा हूं यार। ये डिटर्मिनेंट मैंने नाम तो ले लिया, मैं खुद घबरा रहा हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर, क्लास 12th का पहला चैप्टर, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो तुम देखो कि एक बड़े से एक्सप्रेशन को शॉर्ट में कैसे याद करते हैं। इनको पहले मल्टीप्लाई करना है एडी और माइनस के बाद में बीसी। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं 2134, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है 8, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3, सर ये वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और बताओ -3148, बता भैया वैल्यू कितनी आएगी? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहां वाले को। ठीक है, तो -24 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर 4, सर ये आ गया -28। -3 -6 1 -7, वैल्यू बता भाई। पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 पॉजिटिव का, माइनस के बाद में सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -7, तो सर ये आ गया 18 और 7 दैट इज 25। तो मेरे ख्याल से आपके पास इसको ओपन करना आपको आ गया है ना। अब अगर इसको ओपन करना आ गया तो आ जाओ, रिजल्ट दिखवा देता हूं सीधा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स a1 a2, एक्स के कोफिशिएंट्स b1 b2, ये एक 2x2 का डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाइड बाय एक्स के कोफिशिएंट्स b1 b2, फिर कांस्टेंट टर्म c1 c2, इसका एक 2x2 का डिटर्मिनेंट। अब ये 2x2 क्या है वो छोड़ो, एक छोटा डिटर्मिनेंट, इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और लास्ट में इस तरफ a1 a2 और c1 c2 का डिटर्मिनेंट। इस तरफ 2 है तो इस तरफ स्क्वायर आएगा। तो चाहे आप इसको याद कर लो, और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इसको ओपन करके, दैट इज क्या आएगा सर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a1 b2 माइनस a2 b1, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन मतलब इसकी वैल्यू क्या है सर, दैट इज b1 c2 माइनस c2 b1, सॉरी b1 c2 माइनस b2 c1, और सर इसका क्या वैल्यू आएगी, a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर। अब चाहे तो ये याद कर ले भाई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और वन रूट कॉमन की कंडीशन, एटलीस्ट वन रूट कॉमन की कंडीशन क्यों बोलते हैं, है ना, याद हो गया? बोलो, याद हुआ कि नहीं? 10th ओपी, बिल्कुल सही। 10th में तुमने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड में, एक्स की वैल्यू निकालते हो, दो लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो वो ऐसे ही निकालते हैं। और तुमने क्रॉस प्रोडक्ट में 3x3 भी पढ़ लिया होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, याद हो गया। बट ध्यान रखना ये कंडीशन एटलीस्ट वन कॉमन रूट की है। आ जाइए अब चलते हैं सवालों पे सीधा। जेई मेंस 2023 में पूछा गया सवाल, 10th ओपी भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, डिटर्मिनेंट हम भी डिटेल में बात करेंगे, बट हम 11th 12th में करेंगे, ऑपरेशंस वगैरह सब बातों करेंगे, पर अभी यहां देखो। हाँ हाँ, क्रैमर्स रूल, अरे मेरे झूल, क्रैमर्स रूल कैसे गया तू भूल।
मैट्रिक्स, हे भगवान रुक जाओ, अब जरा सवाल देखना, द वैल्यूज ऑफ ए पॉजिटिव होना चाहिए फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रियल रूट्स। ठीक है, तो जब भी वो बात ये वाली लिखता है, नोट करके मैं आपको बता देता हूं, हैव ए कॉमन रियल रूट का मतलब है एटलीस्ट वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रूट कॉमन। ठीक है बेटा, इसका एक ही मतलब है, दोनों बातें सेम है। कभी ऐसा लिखा हो हैव ए कॉमन रियल रूट मतलब एटलीस्ट वन रूट कॉमन। ठीक है, हाँ, जहां पर वो लैंग्वेज यूज करे एग्जैक्टली वन रूट कॉमन या बोथ रूट कॉमन, तो आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना है। ठीक है, आ जाइए, तो क्या बोला, हैव ए वन कॉमन रियल रूट, इसका मतलब सर एटलीस्ट वन रूट कॉमन। हम शुरू हो गए, कंडीशन लगाते हैं, आ जाइए, दोनों क्वाड्रेटिक को ऊपर नीचे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 बराबर 0। दूसरी क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 बराबर 0। तो सर कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन बोलती है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स दैट इज 1 1, एक्स के कोफिशिएंट माइनस 5a माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट माइनस 5a माइनस ए, कांस्टेंट टर्म 1 और माइनस 5 बराबर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 और कांस्टेंट टर्म 1 माइनस 5 का स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हियर। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू निकाल लो। उसने एक रियल मतलब हैव ए कॉमन रियल रूट बोला है, एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया, मतलब एटलीस्ट वन रूट कॉमन। शुरू हो गए सर, चलिए इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ए, माइनस के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 5a। गड़बड़ ना हो जाए इसलिए ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज करो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25a, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ए। सर ये आएगा -6 और माइनस के बाद में आएगा सर 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे 5a माइनस ए दैट इज 4a, सर ये कितना आ जाएगा, दैट इज 26a बराबर सर ये लिखा हुआ है 49, है ना। आ जाइए, तो जब मैंने ये वाली वैल्यू निकाली तो यहां से मेरे पास कितना आ गया भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 अपॉन 4 इंटू 26। मुझसे ए की वैल्यू पूछी गई है तो प्लस माइनस 7 अपॉन 2, इसका रूट 7 इसका 2, और यहां कितना आ जाएगा सर, दैट इज रूट 26, है ना। ठीक है जी, ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे, कुछ गड़बड़ कर दिया, कहां पर AHC के कहां पर, $25a माइनस ऑफ माइनस प्लस ए, बिल्कुल सही, तो 26a आ गया, माइनस ए माइनस के बाद में बिल्कुल सही 4a आ गया। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -5 माइनस 1, तो सर ये आपके पास में आ जाएगा 36, और यहां पर अगर 36 आएगा तो सर ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस 6 अपॉन 2 रूट 26। ऑब्वियसली सर नेगेटिव वाली रिजेक्टेड, पॉजिटिव वाली एक्सेप्टेड बिकॉज ए पॉजिटिव है। तो जो आपका ए आया है सर वो आया है 3 अपॉन, इसको कैंसिल किया, 2 इंटू 13, वो इसी को बोल रहा है 3 अपॉन रूट के अंदर 2 इंटू बीटा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे सर, बीटा की वैल्यू आ गई 13 एंड दैट इज अवर FNF। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13 एंड दैट इज अवर FNF। कोई दिक्कत, डायरेक्ट क्वेश्चन, कैसा सवाल बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो बात बताई गई उस पर डायरेक्टली उसने क्वेश्चन पूछा।
ठीक है, आ जाओ। अरे बहुत जोरदार है भाई, भांजे और भांजिया बहुत खतरनाक है। इजी पीजी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, बस वो कंडीशन लगवा रहा है आपसे एक रूट कॉमन की। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट्स। ये काला खट्टा सिचुएशन फ्रॉम, अब फिर उसने लिखा है हैव ए कॉमन रूट, मतलब हैव ए कॉमन रूट जब भी बोले दैट मींस एटलीस्ट वन रूट कॉमन। ठीक है, एटलीस्ट वन रूट कॉमन। फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग। अब फटाफट कैसे सॉल्व करना है सर, इसमें भी कंडीशन लगा देते हैं, वापस से जरा देखना। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p बराबर 0 एंड दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 बराबर 0। लगा दो भैया, कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 6, एक्स का कोफिशिएंट -2 -17 मल्टीप्लाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट -2 -17 कांस्टेंट टर्म p और 12, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 6 और कांस्टेंट टर्म इज p एंड 12 और इसका स्क्वायर। आई होप यू कैन डू दिस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर, -51 और +8 43 टाइप कुछ आ गया। मतलब यहां से आप p निकाल सकते हो। ठीक है, फाइंड p, दिस इज सॉल्व फॉर p। ये आपका डिब्बी है, खुद सॉल्व करना। ठीक है, इसमें अब जरा देखना, ये हो गया हमारा मेथड 1। इसमें एक मेथड 2 आपको नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ यार सर ये क्वाड्रेटिक तो जिंदा है। मैं कहा कैसे पता चलता है क्वाड्रेटिक जिंदा है? मतलब अरे उसमें कोई पैरामीटर थोड़ी बैठा है, मतलब कोई अननोन थोड़ी बैठा है। जैसे इसमें तो p बैठा है, मैं रूट्स निकालने के लिए बोलूं तुम नहीं निकाल पाओगे रूट्स, इसमें तो रूट्स निकाल सकते हैं ना भाई। तो विदाउट, मतलब जैसे तुम क्या है डायरेक्टली फॉर्मूलाज पे चल रहे हो, तो एक एंगल आपको विदाउट फॉर्मूलाज भी रखना है। कॉमन रूट की बात कर रहा है सर, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। मैंने कहा यार कितना आ रहा है जरा देखना, 6 इंटू 12 आ रहा है, 12 को लिख लो 4 इंटू 3, है ना। 12 और 6 18, इसको भी लिख लो 2 इंटू 2, इसको 6 को लिख लो 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 17 बनाना है मुझे, 8 और 9, 9 और 8 17, ठीक लग रहा है क्या? और सर 12 इंटू 6 72, 72, 9 इंटू 8, बिल्कुल सही सर। एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, तो यहां पे 9x माइनस 8x प्लस 12, और दोनों में से अगर मैं 3x कॉमन लूं तो यहां पे आ जाएगा 2x माइनस 3, और इसमें से -4 कॉमन ले लूं तो ये भी 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 एक फैक्टर आ गया और एक 2x माइनस 3 एक फैक्टर आ गया। यहां से मुझे रूट्स दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से सर, एक आ गया 4/3 और एक आ गया सर 3/2। अब वो भैया बोल रहे हैं कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो एक बात बता, रूट कॉमन कौन होगा? या तो 4/3 या 3/2। तो लो भैया, इफ x इक्वल्स टू 4/3 इज CR। CR समझ गए कि 4/3 मान लेते हैं कॉमन रूट है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना भाई। तो 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर दैट इज 16/9, 4/3 का स्क्वायर दैट इज 16/9 माइनस 2 इंटू 4/3 प्लस p इक्वल टू 0। यहां से एक वैल्यू p की आपको मिल गई। दूसरी, इफ x बराबर 3/2 इज द कॉमन रूट, क्यों सर इसके कोई कांटे थोड़ी लगे हैं, ये भी तो कॉमन रूट हो सकता है। अगर दोनों इक्वेशन का ये रूट कॉमन है तो ये भी तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये लो, x इंटू इसका स्क्वायर दैट इज 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2 प्लस p बराबर 0। अब यहां से जो दो आपको p की वैल्यूज मिल रही हैं,
और यहां से एक मिलेगी, यहां से एक मिलेगी, और ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई पी में यहां से दो मिलेंगी, तो ये दोनों सेम होंगी। हाँ, क्योंकि सर ये रूट कॉमन हुआ तो यहां से एक पी की वैल्यू, ये रूट कॉमन हुआ तो यहां से एक पी की वैल्यू, टोटल यहां से टोटल कितनी वैल्यूज मिली आपको मेथड 2 में? पी की दो वैल्यूज मिली, और वही दोनों वैल्यूज आपको यहां से मिलने वाली है। ठीक है, वही दोनों वैल्यूज आपको यहां से मिलने वाली है। क्लियर है भाई? एक चीज छोटी सी मैं आपको और बता दूं कि ये जो बोथ रूट कॉमन वाली कंडीशन है ना, हाँ, इसमें आप पहले ये बताओ, ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं? एसएमजे लिखकर भेजें, और चाहो तो आप चेक करेंगे घर पे जाकर। हाँ, अब निमोमडा कर रहे हैं, बिल्कुल सही। बस एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं कि ये जो बोथ रूट कॉमन है, ये कंडीशन तो आपने याद कर ली, बट एक प्रोसीजर भी ध्यान रखना यार। प्रोसीजर क्या है मैं लिखवा देता हूं, या फिर आप इसमें प्रोसीजर भी ध्यान रखेंगे। इस पूरे के लिए प्रोसीजर क्या है, मतलब अगर आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना तो प्रोसीजर मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ क्वाड्रेटिक, ये स्टेप 1 है। सब्ट्रैक्ट बोथ एंड गेट एक्स बराबर अल्फा, और यही कॉमन रूट है। नाउ दिस x equals to alpha resatisfy both equations, कि अगर मान लो आपको ये कॉमन रूट वाली कंडीशन नहीं समझ में आती, ठीक है, इसको बस याद रख लेना, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम इस प्रोसीजर पे भी सवाल कर लेंगे। मतलब एक तो है डायरेक्ट रिजल्ट जो आपने याद कर लिया, सर याद क्यों नहीं रखी जाती, आपने इतने बढ़िया तरीके से याद करवाया, हमें याद हो गया। बट मैंने कहा फिर भी प्रोसेस भी ध्यान रख कि अगर आपको दो क्वाड्रेटिक में प्रोसेस, मतलब सर ये रहा प्रूफ जो आपने बताया, यही तो कि दो क्वाड्रेटिक में अगर एक रूट कॉमन है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बनाकर घटाओ, अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अब यही कॉमन रूट है, ये दोबारा रीसेटिस्फाई करवा दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो वही तो यहां लिखा है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ क्वाड्रेटिक, subtract both and get x equals to alpha, that is the common root, x equals to alpha will resatisfy both the equations। ठीक है, हाँ, तो ये प्रोसीजर भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, एक सवाल मैं आपसे ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और अब की बार हैव एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन। अब इन दोनों में एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, मैंने या तो दोनों रूट कॉमन की कंडीशन पढ़ाई है या फिर एटलीस्ट वन कॉमन रूट की पढ़ाई है, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट की तो पढ़ाई नहीं। ओ क्या ओ, नाउ दिस इज योर DIBY नंबर बी, जी एडवांस 2011 में पूछा गया, जहां पर आपको आयोटा दिख रहा है, बेसिकली आयोटा इज अंडर रूट -1। होमवर्क AI ट्रिपली मतलब पुराने टाइम्स का जेई मेंस। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है रे भांजे भांजियों। कहां तक पहुंच गए थे डिब्बी में? ओहो, यहां तक दिया था ना, और लो, रेंज पे सवाल डायरेक्टली भी आ चुका है, इस पूरे की रेंज निकालनी है। ठीक है, इस पूरे की रेंज m/n आ रही है, जीसीडी बताओ, mn का 1 होना चाहिए, मतलब जीसीडी मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जीसीडी इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, ये इक्वेशन शायद देखी देखी लग रही है। फिर वो बोल रहा है इन दोनों का एक कॉमन रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए।
बस इतना बहुत है, 30 तक। ठीक है, डिब्बी और डीपीपी सॉल्व करते रहिएगा। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी। तुम्हारे मामा जी जो हैं वो तुमसे अब सोमवार को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगली क्लास का वक्त हो चुका है, आप लोगों का भी और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अरे मेरे भांजे और भांजी, मस्त रहना है क्या? ठीक है, और प्लीज एक बार वापस से रिपीट कर लीजिएगा। शायरी हो जाए। आजकल क्या है, शायरी निकल नहीं रही है, खर्चा ज्यादा हो गया है। यस, नहीं निकल रही। लोग पूछते रहते हैं सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन की जगह 10-20 रुपए ही दे दो। मैं सोच रहा हूँ पिगी बैग और वो गुलक लेके घूमू उस पर लिख दू डिफेंडर के लिए दान थोड़ा देना भाई। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, घबरा मत। भगवान का आशीर्वाद है और तुम लोगों का प्यार खूब है। अरे तुम्हारे मामा ओपी हैं एकदम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी पढ़ा, वो कॉमन रूट कंडीशन वाली एक बार 2 क्वाड्रेटिक ऊपर नीचे लिखकर और उस पर एक बार लगा के देख लिया, याद हो गया कि नहीं। एक बार में निपटाओ, है ना? चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।